हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। हम बीमारियों की ट्रीटमेंट एस्पेक्ट जो होता है तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बीमारी का जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना कि जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हमें एक डिसीज़ के लिए मार्केट में सैकड़ों दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है तो वो है डायग्नोसिस का, क्योंकि अगर हम करेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं तो हम किसी भी दवा का वहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। और अगर कौन सी बीमारी है यही हमको पता नहीं चलेगा तो हम वहाँ पर कौन से मेडिसिन्स लगाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीज़ का डायग्नोसिस है। तो इसके लिए हमें डिसीज़ क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, यानी कि डिसीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है, कौन सी बीमारियाँ हेरिडिटरी होती है यानी कि जिसे हम आनुवंशिक बोलते हैं, कौन सी बीमारियाँ है जो कंजेनाइटल होती है यानी कि बाय बर्थ मिल जाती है, और कौन सी बीमारियाँ जो होती है वो अक्वायर्ड होती है यानी कि पशु को जन्म के बाद हो जाती है। इसके साथ साथ ही ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है कि जो कॉन्टेजियस होती है। तो कौन सी बीमारियां कॉन्टेजियस है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट जो डिसीज़ का क्लासिफिकेशन है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, यानी कि बीमारियों का वर्गीकरण। तो आज इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है डिसीज़ का वो किस तरह से किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले डिसीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है नंबर 1 पर अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो डिसीज़ का जो ओरिजिन का मोड है वो क्या है, तो उसके बेसिस पर डिसीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें 3 कैटेगरीज आती है, जैसे कि हेरिडिटरी डिसीज़ आता है, कंजेनाइटल डिसीज़ आते हैं और अक्वायर्ड डिसीज़ आता है। तो हेरिडिटरी डिसीजेस में जैसे कि जो डिसीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि ऑलरेडी उनके पेरेंट्स से ही वो जो बछड़े जन्म लेते हैं या ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं तो उनमें आ जाते हैं, तो उनको हेरिडिटरी डिसीजेस कहते हैं। और जो कंजेनाइटल डिसीज़ होता है तो वो जन्म से ही ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग को मिल जाता है, तो उसको कंजेनाइटल डिसीज़ कहते हैं। और जो अक्वायर्ड डिसीज़ होता है तो वो जन्म के बाद जो डिसीज़ हो जाता है तो उसको अक्वायर्ड डिसीज़ कहते हैं। तो हेरिडिटरी जो डिसीज़ होता है उसका अगर एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि हीमोफीलिया है, जो कि ऑलरेडी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। और अगर हम कंजेनाइटल डिसीज़ की बात करें, यानी कि जो डिसीज़ इंट्रायूटेराइन ही ट्रांसफ़र हो जाता है, जब ऑफस्प्रिंग यूटेरस में होता है तभी वो डिसीज़ उसे हो जाता है। तो उसका अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो नंबर 2 पर आता है अकॉर्डिंग टू कॉजेस, यानी कि बीमारी का कारण क्या है उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें भी स्पेसिफिक डिसीज़ और नॉन स्पेसिफिक डिसीज़, ऐसे 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जो स्पेसिफिक डिसीज़ होते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। तो जो स्पेसिफिक डिसीजेस होते हैं वो स्पेसिफिक पैथोजेंस की वजह से या फैक्टर्स की वजह से होते हैं। तो इनको 2 कैटेगरी में सब डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ में जो डिसीज़
पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं तो उनको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहा जाता है। जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज़ में आते हैं वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस और प्रोटोजोअल डिसीजेस। तो अगर वायरल डिसीज़ का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि फुट एंड माउथ डिसीज़ है, रिंडरपेस्ट है। बैक्टीरियल डिसीजेस में हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है, ब्लैक क्वार्टर है और प्रोटोजोअल डिसीज़ में थाइलेरिया है और ट्रिपैनोसोमा है। अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं वो होते हैं एक तो फिजिकल एजेंट की वजह से, केमिकल एजेंट की वजह से, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, या फिर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टरबेंस आ जाने की वजह से, या फिर जो पॉइजनस एजेंट होते हैं यानी कि पॉइजन्स होते हैं तो उसकी वजह से। तो अब हम अगर बात करें कि जो डिफिशियंसी डिसीज़ है, जो मेटाबॉलिक डिसीज़ है और जो पॉइजनिंग है, तो उनके एग्जाम्पल के बारे में, तो जैसे कि जो डिफिशियंसी डिसीज़ है तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम दे सकते हैं रिकेट्स, जो कि डिफिशियंसी की वजह से होता है। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है, जो मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की वजह से डिसीज़ होता है या कंडीशन होती है, तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क फीवर। और पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो जो किसी भी पेस्टिसाइड्स की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में। तो नॉन स्पेसिफिक डिसीज़ वो डिसीज़ होता है जिसका कोई भी एक कारण नहीं होता या फिर जिसके मल्टीपल कारण होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कारण होता है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल दूँ तो डायरिया, जिसका कोई भी एक कारण नहीं होता है, एक से अनेक कारण हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। तो नंबर 3 पर जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्प्रेड, यानी कि उस डिसीज़ का स्प्रेड होने का यानी फैलने का तरीका कैसा है, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें भी इसमें इसको सब डिवाइडेड किया गया है। एक आता है कॉन्टेजियस डिसीजेस और दूसरा आता है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टेजियस डिसीज के बारे में। तो वो जो डिसीज़ जो कि बीमार पशु से स्वस्थ पशु में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, ऐसी जो बीमारी होती है उसको कॉन्टेजियस डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर इसका उदाहरण दूँ तो फुट एंड माउथ डिसीज़ है, लंपी स्किन डिसीज़ है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। और अगर हम नॉन कॉन्टेजियस डिसीज़ की बात करें तो जो डिसीज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बीमार पशु से जो हेल्दी पशु है उसमें नहीं फैलता है किसी भी तरह से, तो उसको नॉन कॉन्टेजियस डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि रिकेट्स है, मिल्क फीवर है। तो नंबर 4 पर आता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी, मतलब कि जो बीमारी का ड्यूरेशन कितना है और उसकी सीवियरिटी कितनी है, तो उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको 4 इसमें सब डिवाइडेड किया जाता है, जैसे कि एक्यूट, सब एक्यूट, पर एक्यूट और क्रॉनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट डिसीज़ के बारे में। तो एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ होता है जिसका ऑनसेट जो है वो सडनली हो जाता है, मतलब कि उसकी शुरुआत जो है वो अचानक से हो जाती है और उसका जो कोर्स होता है वो भी शॉर्ट होता है। तो वो लगभग 3 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में होता है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है और ब्लैक क्वार्टर है। तो अब हम बात करते हैं सब एक्यूट डिसीज़ के बारे में। तो सब एक्यूट डिसीज़ वो होता है जिसका कोर्स जो है वो 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक होता है और उसकी जो सीवियरिटी होती है वो एक्यूट डिसीज़ के मुकाबले कम होती है। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि सब एक्यूट मास्टाइटिस है, एफएमडी है। तो अब हम बात करते हैं पर एक्यूट डिसीज़ के बारे में। तो पर एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ होता है जिसका कोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों तक, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे कि एंथ्रैक्स। और अगर हम क्रॉनिक डिसीज़ की बात करें तो जिसका कोर्स जो है वो 4 हफ्तों से ज़्यादा ही होता है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सीवियर नहीं होते हैं
और अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि जो टीबी होता है। अब पांचवा और आखिरी जो डिसीज़ का क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्प्रेड, यानी कि वो कितने एरिया में स्प्रेड होता है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये भी सब डिवाइडेड किया गया है 5 कैटेगरी में, जैसे कि एक है स्पोरेडिक, दूसरा है एपिजूटिक, तीसरा है इनजूटिक, चौथा है पैनजूटिक और पांचवा है जूनोटिक डिसीज। तो नंबर 1 पर बात करते हैं हम स्पोरेडिक डिसीज के बारे में। तो स्पोरेडिक डिसीज वो डिसीज होता है जो किसी हर्ड में सिर्फ एक या दो एनिमल को अफेक्ट करता है और उसकी जो फैलने की टेंडेंसी होती है ये वो ना के बराबर होती है या तो फिर बहुत कम होती है। तो ऐसे डिसीज़ को स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि जॉन्स डिसीज़ या फिर जिसे हम पैराट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो नंबर 2 पर आता है इंजूटिक और इंडेमिक डिसीज़। तो ये इंजूटिक और इंडेमिक डिसीज़ जो होता है तो वो डिसीज़ होता है कि जिसका आउटब्रेक जो है वो एनिमल्स में एक तो डेफिनेट एरिया में या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एचएस और एंथ्रेक्स। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे एपिजूटिक और एपिडेमिक डिसीज़ के बारे में। तो एपिजूटिक और एपिडेमिक डिसीज़ जो है वो सेम टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स को अफेक्ट करता है और बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। तो ऐसे डिसीज़ को एपिजूटिक और एपिडेमिक डिसीज़ कहते हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एफएमडी है और रिंडरपेस्ट है और इसका जो स्प्रेड होता है वो भी बहुत ही तेज़ी से होता है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं पैनजूटिक और पेंडेमिक डिसीज़ के बारे में। तो जो पैनजूटिक और पेंडेमिक डिसीज़ वो डिसीज़ होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फ्लुएंजा डिसीज़। और नंबर 5 पर और आखिरी बात करते हैं हम जूनोटिक डिसीज़ की। तो जूनोटिक डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो कि पशुओं से ह्यूमंस में यानी कि पशुओं से इंसानों में फैलते हैं और इंसानों से पशुओं में भी फैलते हैं। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एंथ्रेक्स है और ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये सब कुछ था डिसीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ज़रूर फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए काम आएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।